हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के विकास को लेकर के। कल के पाठ्यक्रम में हम लोग ये सुनिश्चित किए थे कि इंडियन पॉलिटी का जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम होता है, इस पूरे पाठ्यक्रम में सबसे पहला टॉपिक है कि इस देश का संविधान कैसे निर्माण हुआ। जब संविधान के निर्माण की पटकथा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो पहले चर्चा के केंद्र में रखते हैं कि यह संविधान मूल रूप से संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनाया गया, या फिर इसके प्रति एक लॉजिक है कि भारत में संविधान के विकास की प्रक्रिया एक दीर्घ काल से चली आ रही थी और उसी को अंतिम रूप से ड्राफ्ट कर करके फाइनल रूप देने का काम संविधान सभा के द्वारा किया गया, जो आज़ादी के बाद हुआ। वास्तव दृष्टिकोण दोनों ही पक्ष को प्रकट करता है। पहला पक्ष है कि संविधान के विकास का एक कालखंड आज़ादी से पूर्व है, जो 1773 से 1947 है, तो दूसरा कालखंड है कि आज़ादी के बाद इस संविधान का विकास हुआ। और इस कालखंड के लिहाज से हम लोगों ने डेट रखा है कि 1946 से ही संविधान सभा गठित हो गई थी और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंतिम रूप से स्वीकृति दी गई। मतलब संविधान को पूर्ण रूप से स्वीकार करने की तिथि 26 जनवरी 1950 है, जिसे सामान्य तौर पर हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं प्रति वर्ष। कंपनी के अधीन विकास, मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि भारत में जितना दिन अंग्रेजी सत्ता रहा, इस पूरे सत्ता के कालखंड को 2 भाग में बांट दिया जाता है। पहला भाग में बांटा जाता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई, कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया और कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। परंतु 1857 का जो भीषण विद्रोह हुआ भारत के बाद, इसके बाद अंग्रेजों के बीच एक कॉमन अवधारणा ये विकसित हुई कि दरअसल भारतीय लोगों की जो शिकायतें हैं मुख्य रूप से कंपनी से हैं, इंग्लैंड की महारानी से इनकी कोई शिकायतें। तो ऐसे में कंपनी की सत्ता छीन करके ब्रिटेन की महारानी ने भारत पर राज किया। उनकी द्वारा कह सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में शासन किया, इसलिए उस इतिहास को अलग कर देते हैं। यानी एक समय था जब कंपनी भारत में रूल की और एक समय था जब कंपनी खत्म हो गई, इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने सीधे सीधे तौर पर भारत पर शासन किया। इसी के आधार पर ये विभाजन को हम लोगों ने रूप दिया है। मतलब हम कह रहे हैं कि 1773 से 1853 का मतलब 1857 में विद्रोह और 1858 के बाद भारत की सत्ता कंपनी के हाथों से निकल करके इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला गया। यानी इंग्लैंड की महारानी जो पद था उसको क्राउन कहते थे, तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन भी भारत के संविधान का विकास हुआ। ये 2 मत साथ साथ चलते हैं। हो क्या रहा है, कहते हैं कि इंग्लैंड में जो कंपनी बनाई गई, जिसको पूर्वी देशों से व्यापार का एक अधिकार मिला हुआ था, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर के द्वारा ये अधिकार रिलीज किए थे, आदेश के द्वारा। उस आधार पर कंपनी 1600 में भारत में व्यापार करने आती है। कंपनी 1600 से 1757 की तिथि यानी 157 वर्ष 157 ईयर्स कंपनी अपना पूरा ध्यान क्या चीज पर लगाती है। एक, यूरोपीय कंपनियां जो पुर्तगाली हैं, डच है, फ्रांस है, उनको भारत के मार्केट से बाहर कैसे किया जाए। फिर वे अपना पूरा दिमाग इस बात पर लगाती हैं कि भारत पर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कैसे की जाए। अंग्रेजों को यह दुर्लभ अवसर तब प्राप्त हुआ जब बंगाल में अलीवर्दी खां का निधन हुआ और उसके जगह पर सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। सिराजुद्दौला से अंग्रेजों का टकराव हुआ। टकराव के परिणाम स्वरूप दोनों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। जिस प्लासी के युद्ध की बात हम लोग कर रहे हैं, प्लासी का युद्ध जिस समय हुआ तो अंग्रेजों ने सीधे तौर पर बंगाल की सत्ता को अपने अधीन नहीं लिया, बल्कि अगर देखा जाए दूसरे दृष्टिकोण से तो उन्होंने अप्रत्यक्ष शासन की नींव रखी। मतलब नवाब कौन होगा, जो बंगाल की वंशानुगत पीढ़ी है। सिराजुद्दौला गए, मीर कासिम गए, मिर्जाफर जाएंगे। इस तरीके से कोई ना कोई मुस्लिम शासक ही सत्ता चलाएगा, लेकिन वो शासक एक कठपुतली होगा। जो बातें अंग्रेज कहेंगे उसी की चीजों को लागू करेंगे। परंतु यह स्थिति भी ज्यादा दिन तक नहीं चली। 1764 में फिर अंग्रेजों का एक टकराव हुआ बंगाल के नवाब से और इतिहास में इस युद्ध का नाम पड़ा बक्सर का युद्ध। जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध के उपरांत अंग्रेज अभी भी पर्दे के पीछे से शासन किए, लेकिन उनकी शासन की भागीदारी बढ़ी।
क्योंकि 1764 के बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि में मुगल बादशाह भी चूंकि हारे थे, अवध के नवाब भी हारे थे और बंगाल का नवाब भी हारा था। तो अंग्रेजों ने एक व्यवस्था की। उस व्यवस्था में क्या कहा कि बंगाल का दीवानी अधिकार, दीवानी मतलब लगान लगाने और लगान वसूलने, राजस्व से जुड़े अधिकार आप हमें दे दीजिए। लेकिन ये अधिकार बंगाल नवाब से नहीं लिया गया। किससे लिया गया? ये अधिकार बंगाल के नवाब से न लेकर के मुगल बादशाह जो दिल्ली में बैठा हुआ था उससे लिया गया। और बंगाल के नवाब से जो इलाहाबाद की अलग से संधि की गई, उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि बंगाल का नवाब निजामत का अधिकार देगा। कुल मिला जुला करके हालात ये बने, निजामत का मतलब हुआ प्रशासनिक अधिकार, कि बंगाल का प्रशासनिक अधिकार अंग्रेजों के पास है। ये उनको कौन दिया है? बंगाल का नवाब। और बंगाल का दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास है। ये उनको कहां से मिला है? मुगल बादशाह से। मतलब बंगाल में अभी भी तो नवाब है, लेकिन प्रशासन में कौन बैठेंगे? अंग्रेज तय कर रहे हैं। लगान कितना होगा, लगान की वसूली किस माध्यम से की जाएगी, ये अंग्रेज तय कर रहे हैं। तो बंगाल पर अंग्रेजी शासन का बोलबाला है, परंतु कठपुतली राज अगर हम लोग कहें तो उस समय भी बंगाल पर जो मुस्लिम सत्ताधारी दल आ रहे थे उन्हीं का बना रहा। इस व्यवस्था को बंगाल में डायरकी सिस्टम कहते हैं। लियोनिस कार्टिस को डायरकी सिस्टम का जन्मदाता माना जाता है। जब एक सत्ता को दो लोग चलाएं तो उसे क्या कहेंगे? द्वैत शासन। ठीक है, दो लोग कौन चला रहे हैं? कहने के लिए बंगाल का नवाब भी चला रहा है और कहने के लिए बंगाल कंपनी भी चला रही है। तो एक ही बंगाल को जब दो लोग चलाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? डायरकी सिस्टम, दोहरी शासन प्रणाली। एक शासन का विधा है लोकतांत्रिक पद्धतियों में जिसको लंबे समय तक यूज किया जाएगा। अब इसी प्रणाली से हम लोग आगे बढ़े। हालांकि ये भी स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रही। मतलब अभी तक क्या फाइंडिंग है? कंपनी 1600 में भारत आई, भारत से व्यापार की। कंपनी 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ी और कंपनी के द्वारा 1757 में जिस प्लासी का युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध का परिणाम निकला कि अंग्रेज बंगाल को इनडायरेक्टली चलाने लगे, अप्रत्यक्ष रूप से चलाने लगे। 1764 में फिर एक युद्ध हुआ जिसका नाम है बक्सर का युद्ध, और इस युद्ध को आते ही हालात फिर बदल गए। अब कंपनी के पास निजामत और दीवानी दोनों अधिकार हैं, परंतु सत्ता नवाब चला रहा है। इससे बंगाल में अराजकता आई। चारों तरफ अकाल, कृषि चौपट, उद्योग चौपट, व्यापार चौपट, सब कुछ चौपट हो गया बंगाल में। तब अंग्रेजों ने इस व्यवस्था से निकलने के लिए, हालांकि देखिए अंग्रेजों को मौका कहां से मिला? इसके लिए कंपनी जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है? कंपनी जिम्मेवार है। कंपनी के बारे में एक शिकायत आई। कब से? 65 से 73 के बीच में। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है। 65 से 73 कितने साल हैं? 8 साल। कि कंपनी जो है सो दिनों दिन गरीब हो रही है। अब कंपनी के कर्मचारी रातों रात अमीर हो रहे हैं। बड़ा ट्विस्ट वर्ड है ना? मतलब कंपनी दिनों दिन गरीब हो रही है, मतलब डेली लाइफ में जो काम हो रहा है उससे कंपनी को घाटा हो रहा है। और कंपनी के कर्मचारी रातों रात अमीर हो रहे हैं। मतलब रात में अमीर होने का तरीका एक है कि कंपनी के अधिकारी करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी है। रात में पैसा क्या लेगा? रात में तरक्की कौन करेगा? जो दिन में नहीं कर रहा है। कंपनी की हालात इतने दयनीय हो गए कि कंपनी को इंग्लैंड के संसद से 10 लाख पाउंड का लोन मांगना पड़ा कि हम अपने कंपनी के कर्मचारियों को वेतन दे सकें। उधर इंग्लैंड में ब्रिटिश पार्लियामेंट पहले ही से ही आंख गड़ाए हुए था कि जो भी कंपनी का कर्मचारी भारत जाता है बड़ी धन और रुपया कमा के आता है। कि पैसा आता कैसे? पैसा आता कहां से? उनके पास भी मन में प्रश्न रहा था। तो उन लोगों ने कहा कि 10 लाख काहे लोगे? 14 लाख ले लो, लेकिन तुम भारत में सत्ता कैसे चलाओगे इसको अब हम मॉनिटर करेंगे और उसके लिए एक कानून प्रावधान करेंगे जिसका तुम लोग को भी पालन करना पड़ेगा। तो हुआ कि इसी के लिए एक व्यवस्था आई जिसका नाम यहां पर आप पढ़ रहे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो मूल बड़े बड़े प्रोविजन थे वे क्या थे? पहला क्वेश्चन तो हम लोग कहीं से आता है। जिस समय यह प्रोविजन आया, पहले ये जानिए, उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे
वो वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के गवर्नर जनरल की भूमिका में कौन थे भारत में? वारेन हेस्टिंग्स थे। और इस एक्ट के तहत पूरे कार्यकाल तक एक आदमी जो काम किया उसका नाम भी वारेन हेस्टिंग्स ही है। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट आया वारेन हेस्टिंग्स के पीरियड में और रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त भी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के पीरियड में। तो क्वेश्चन पूछता है कि इस एक्ट के तहत काम